हेलो स्टूडेंट्स। कल अपनी इकाई संख्या 9 का एक चैप्टर चल रहा था, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, जिसके कुछ बिंदु हमने पढ़े थे, जैसे आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, विभिन्नताएं क्या है, और फिर चल रहा था मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय चल रहा था। उसी परिचय के उसी परिचय में आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद में अपनी नई हेडिंग आएगी। तो मेंडल का जो जीवन परिचय था, उससे नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, उसी जो जीवन परिचय चल रहा था ना, उसी में आपको लिखना पड़ेगा ये कि मेंडल का मूल शोध पत्र जर्मन भाषा में था। मेंडल का मूल शोध पत्र जर्मन भाषा में था तथा शोध पत्र का शीर्षक वर्सूचे उबर पफलेंजेन हाइब्रिडेन था। वर्सूचे उबर पफलेंजेन हाइब्रिडेन था। नेक्स्ट बिंदु है 6 जनवरी सन 1884 में एक निराश एवं अनजान पादरी के रूप में मेंडल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह चिरकाली वृक्षशोथ से पीड़ित था। अब इस चैप्टर को समझने के लिए इम्पोर्टेंट इसकी शब्दावली है, वेरी वेरी मोस्ट शब्दावली है। और मैं आपको ये और बता दूं, भविष्य में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम आएंगे, उन कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर दिया जाता है। इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो देखें, उसको ध्यानपूर्वक सुनें, तो आपके फ्यूचर में भी ये चैप्टर काम में आएगा, कॉलेज में भी ये काम में आएगा, कोई परिवर्तन नहीं इसमें। तो आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली हैं। उसमें फर्स्ट बिंदु अपना जीन। देखो, मेंडल को जीन का पता नहीं था। मेंडल जीन को कारक समझता था। कारक, मेंडल के सामने कभी जीन शब्द नहीं आया, वो उस जीन को क्या समझता था, कारक। जैसे जीन में क्या लिखा है, मेंडल के अनुसार सजीवों में प्रत्येक लक्षण, यानी मेंडल के अनुसार सजीवों में प्रत्येक लक्षण कारकों या निर्धारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मेंडल को इतना ही पता था कि सजीवों में जो प्रत्येक लक्षण हैं उनका नियंत्रण कारक करते हैं, लेकिन जीन शब्द का मालूम नहीं था। ये कारक सजीवों की प्रत्येक कोशिका में काफी विशाल संख्या में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक लक्षण एक जोड़ी कारकों से नियंत्रित होता है। इन्हीं कारकों को 1909 में जोहानसन ने जीन नाम दिया। 1909 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है जोहानसन, और उसने कारक की जगह क्या नाम दे दिया, जीन। तो जीन नाम किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए, जोहानसन ने दिया। अब हम बात करें जीन की, तो 11th क्लास की बात करें, आपको मैंने कोशिका पढ़ाई थी। कोशिका में केंद्रक पढ़ाया था। केंद्रक में गुणसूत्र थे। गुणसूत्र किससे निर्मित होते हैं, डीएनए से। और डीएनए का सूक्ष्म खंड
जीन होता है जिसमें आनुवंशिक कूट निहित होता है, और जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ जीन की छोटी सी चर्चा की है। जीन डीएनए के बने होते हैं तथा गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो डीएनए का सूक्ष्म खंड है जीन, जिसमें आनुवंशिक कोट निहित होता है। समझ गए होंगे आप। अब देखो, एक बात बताइए कि मेंडल ने एक छोटी सी बात रखी थी। क्या बात रखी? कि सज्जियों में प्रत्येक लक्षण कारकों या निर्धारकों द्वारा, जिसे यहाँ देखना, ये एक प्लांट बना रहा हूं मैं, ये प्लांट बना दिया मैंने, एक प्लांट ये बना दिया। तो लंबाई के आधार पे कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगी ये बड़ा है। तो इसमें एक लक्षण कौन सा आ गया? लंबाई। इस लंबाई का निर्धारण कौन करेंगे? जीन। लेकिन मेंडल क्या मानता था? लंबाई का निर्धारण कौन करते हैं? मेंडल के अनुसार कारक करते हैं। और जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। कब? 1909 में। तो लंबाई एक लक्षण है, इसका नियंत्रण मेंडल के अनुसार कौन करते हैं? कारक करते हैं। बाद में 1909 में कौन आया था? जोहानसन आया था, जिसने क्या नाम दे दिया? जीन। समझ गए? जीन के भी दो स्वरूप होते हैं। जीन है ना, उसके दो स्वरूप होते हैं, एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे चलते हैं। देखो, इसमें सेकंड बिंदु, इसमें संजीन या जीनोम। तो संजीन या जीनोम क्या होते हैं? गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। या इसकी सेकंड डेफिनेशन है, किसी भी जाति के अगुणित डीएनए का अंश जीनोम कहते हैं। तो जीनोम क्या होता है? तो आप सभी को पता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो 46 होती है, तो 2n बराबर कितने होते हैं? 46। 2n बराबर कितने होते हैं? 46। इसका जीनोम निकालें तो अभी डेफिनेशन अगुणित गुणसूत्रों की बात कर रहा ना, तो 2n बराबर कितने आ जाएंगे? 23। ये जीनोम है। जैसे मनुष्य में युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु और एक अंडाणु। तो शुक्राणु में जीनोम की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। इसी प्रकार पादप की बात करें, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। लेकिन जब युग्मक बनेगा तो युग्मक को हम बोलेंगे परागकण। तो परागकण में बताओ, यहाँ 2n बराबर 16 है, तो n बराबर यहाँ कितनी होगी? 8। तो यहाँ इसका जीनोम कितना होगा? 8 होगा। तो जीनोम में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। समझ गए होंगे आप। जैसे गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। किसी भी जाति के अगुणित डीएनए अंश को भी जीनोम कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 46। 46 का आधा कितना है? 23। तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गई। वहाँ वो समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम। नेक्स्ट बिंदु अपना केंद्रक प्ररूप, इंग्लिश में बोलते हैं कैरियोटाइप। कोशिकाओं में गुणसूत्रों के द्विगुणित समुच्चय को केंद्रक प्ररूप कहते हैं। अभी मैंने बताया 2n बराबर कितने होते हैं? 46। तो ये उस कोशिका का क्या होगा? केंद्रक प्ररूप। कोशिकाओं में, कोई भी कोशिका है, मनुष्य एक कोशिका है, उस कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 46। तो हम ये तो लिखते हैं 2n बराबर 46। तो उसका केंद्रक प्ररूप। फिर है गुणसूत्र आलेख। केंद्रक प्ररूप का ऐसा चित्र जो समजात गुणसूत्रों के आकार के घटते हुए क्रम व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। गुणसूत्र आलेख। टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। जोड़े में पूछें तो आप कितने बताओगे? 23। 23 गुणसूत्र हैं, उनको एक एक क्रम में रखेंगे। तो समजात गुणसूत्र पहले आकार के आधार पर बड़े हैं,
जैसे मैं यहाँ आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल के तहत, टोटल मनुष्य में गुणसूत्र कितने होंगे? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी और 1 जोड़ी, तो 22 जोड़ी ये तो है अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। और ये कौन से हैं? लिंग गुणसूत्र, जिनको आप अक्स वाई के नाम से जानते हो। तो यहाँ 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है ना, उनको जैसे हम रखें, जैसे ये गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, समान है, फिर इनको थोड़ा छोटा बनाएंगे यहाँ, फिर और छोटा बनाएंगे थोड़ा, फिर और छोटा बनाएंगे थोड़ा, ऐसे। तो देखो समान है, लेकिन फिर भी इनके क्रम कौन से क्रम में रखा गया? इनको घटते क्रम में रखा गया। कौन से क्रम में रखा गया? घटते क्रम में। तो इस प्रकार ये जो घटता हुआ क्रम है ना, ये किसको इंगित करता है? गुणसूत्र आलेख को इंगित करता है। गुणसूत्र आलेख मन केंद्र प्रारूप का ऐसा चित्र जो समजात गुणसूत्रों की आकार के घटते हुए क्रम को प्रदर्शित करता है। तो आप 22 जोड़ी गुणसूत्र बनाएंगे ना, तो सबसे पहले 1 नंबर पे आएंगे वो तो बड़े गुणसूत्र आएंगे, फिर उनका आकार घटता जाएगा, घटता चला जाएगा, होता है गुणसूत्र आलेख। और केंद्रक प्रारूप के माध्यम से हम सिंड्रोम्स का पता कर सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है, तो उसकी जांच आप कैरियोटाइप के माध्यम से कर सकते हो। 4 नंबर बिंदु अपना अलिंग गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र। अलिंग तथा लिंग गुणसूत्र की बात करें हम, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल 23, मनुष्य में गुणसूत्रों के कुल 23 जोड़े होते हैं, इनमें से 22 जोड़े यानी कुल 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स अलिंग गुणसूत्र, जबकि 1 जोड़ी यानी 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। कि मनुष्य में गुणसूत्र संख्या टोटल कितनी होती है? 46 होती है। जैसे 2n बराबर 46, ये इसका केंद्रक प्रारूप है। अब ये 46 में से अगर 2 गुणसूत्र हम निकाल दें, कौन से? लिंग गुणसूत्र, तो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 44 आ गई। और 1 जोड़ी या 2 गुणसूत्र कौन से हो गए? लिंग गुणसूत्र। अब जैसे हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर तुरंत कह देता भाई लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है। इसका निर्धारण किसने किया बताओ? लिंग गुणसूत्रों ने तो किया। और 44 जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो अपने कायिक भागों का निर्धारण करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी है ना, हाथ पैर, इन सभी का निर्धारण करते हैं 44 गुणसूत्र। लेकिन जनन अंग के रूप में जैसे शिशन का निर्माण करना या योनि का निर्माण करना, ये लिंग गुणसूत्र करते हैं। अब मैंने एक पंक्ति लिखी है, अलिंग गुणसूत्र शरीर के कायिक भागों का निर्धारण करते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, अक्स और वाई। तो अक्स गुणसूत्र है ना और वाई गुणसूत्र में क्या अंतर है, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। 3 अंतर है इसमें। अक्स गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। अक्स गुणसूत्र आकृति में सीधा होता है, वाई गुणसूत्र आकृति में एक सिरे पर कुछ मुड़ा हुआ होता है। अक्स गुणसूत्र में डीएनए की अधिक मात्रा होती है और वाई गुणसूत्र में डीएनए की बहुत कम मात्रा होती है। मानी वाई गुणसूत्र है ना, वो कम सक्रिय होता है और उसमें डीएनए भी कम होता है। कई परिवार में आपने देखा होगा लड़कियां ज्यादा होती हैं और लड़के बहुत कम, तो उस पुरुष का वाई गुणसूत्र वो कमजोर है। कई परिवार ऐसे हैं जहाँ 5 लड़कियों के बाद में एक लड़का होता है, 3 लड़कियों के बाद में एक लड़का होता है। इसका अर्थ है एक्स गुणसूत्र वो एक्टिव ज्यादा रहता है, किसकी तुलना में? वाई गुणसूत्र की। और आजकल आप एक गुण और भी देखते होंगे कि लगभग लड़कियों के नंबर ज्यादा आते हैं लड़कों की बजाय। तो लड़के तो वैसे भी निठल्ले होते हैं, तो गुणसूत्र को क्या दोष दें, वो भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन से गुणसूत्र करते हैं, तो अक्स और वाई। नेक्स्ट 5 नंबर बिंदु अपना, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप। कि जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जोहानसन ने ही दिए थे। जोहानसन है उसी ने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दिया था। अब देखो इन दोनों में डेफिनेशन लिखी मैंने,
किसी जीव की जीनी संरचना जीन पर रूप कहलाती है। किसी जीव की बाह्य संरचना लक्षण पर रूप कहलाती है। जैसे आपके सामने मैं दो लड़के या लड़कियां खड़े करूं और पूछो बेटा कौन सा गोरा कौन सा काला है, तो आप बाहर से देख के बता दोगे सर ये गोरा ये काला है, तो ये तो उसके बाह्य लक्षण हो गए। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप नहीं बता सकते हो कि इनके अंदर क्या चल रहा है। तो किसी जीव की जीनी संरचना तो जीन पर रूप कहलाती है और किसी जीव की बाह्य संरचना लक्षण पर रूप। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे ये एक प्लांट है, एक प्लांट, ये एक प्लांट। चलो बच्चों देख के बताओ कितने प्लांट बड़े हैं, तो आप कहोगे दो हैं सर, देख के बता दिए एक छोटा है। लेकिन इनका जीनी प्रारूप देखेंगे तो वो अलग होगा। जैसे ये तो शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, ये हाइब्रिड संकर। तो एक तो शुद्ध लंबा और ये हाइब्रिड है और ये शुद्ध बोना है, तो ये जीनी प्रारूप अलग अलग हो गए इनका। ये तो हो गया जीनी प्रारूप मानी जीनी आंतरिक संरचना। और बाहर से देख के बता सकते हो सर दो लंबे एक छोटा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों या विद्यार्थियों, आज यहाँ तक नोट्स आपको लिखने हैं। वीडियो को लगातार देखकर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप लाइक ज़्यादा करते हो तो मेरा मोटिवेशन आप बढ़ा रहे हो, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और आपके लिए अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक्स।